हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा दिस विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। देखो बेटा, मैंने क्लास वीडियो अपलोड किया है। सर वीडियो इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब अगर आपने aqueous solution का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड एंड एनोड में कौन सा प्रोडक्ट फेल होगा, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो आपके सामने फ्रेम करके रखा है। आई रिक्वेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। और आज का जो क्लास होगा बेटा, उसमें क्या होगा बेटा, आप लोग तो इसी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को हम जो और नजदीक से जानेंगे। फेल्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, ओके ध्यान से देखो बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ फेल्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस किस पे डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर यहाँ पे हमने लिखा है, एक करके देखो बेटा। एक है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा है बेटा चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, और चौथा है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन सभी के बारे में बेटा एक एक करके मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। वो होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर अगर चेंज होगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोडक्ट में कौन कौन सा ऑब्स्टैकल्स या फिर कौन कौन सा डिफरेंशिएशन देखने को मिले। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl से। अब सुनो ना बेटा, aqueous NaCl का मतलब क्या होता है। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, आइदर आप उसके मोल्टेन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो या फिर उसके सोल्यूशन मतलब ठोस फॉर्म में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। तो यहाँ पे मोल्टेन का तो आपने पता होगा, मोल्टेन में क्या होता है ना, सो Na+ आपके कैथोड में जाएगा और Cl- आपकी एनोड में जाएगा। बट मेरा जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्लियर कट डेफिनेशन बोला था बेटा कि जब भी आपका पानी कंपटीशन में आ जाता है, मतलब जब आप aqueous solution क्रिएट करते हो, aqueous salt आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो बेटा वो सेम प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, एक बार देखिए बेटा। पहले तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है aqueous NaCl का इलेक्ट्रोड। अब बच्चे बोलेगा कि सर इनॉट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। बेटा इनॉट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है निकेल, प्लैटिनम, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। ये सभी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनको बोलते हैं बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, उस केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो इनका काम क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ही आपको अरेंजमेंट दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आपने ऐसे कर दिया तो aqueous NaCl का अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, आपके पास कौन कौन से आयन होंगे। तो देखो बेटा Na+ तो होगा, ऑब्वियसली NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको Na+ तो मिलेगा। बट मुद्दा क्या है बेटा, कुछ सॉल्यूशन आपने लिया है तो कंपटीशन में यहाँ पे भी पानी आएगा, कंपटीशन में यहाँ पे भी पानी आएगा। तो आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा चीज को कैथोड में भेजना है, किसको एनोड में भेजना है। अब देखो कौन कौन सा स्पेसीज है बेटा, Na+ है, Cl- है, H2O है, NO+ है, H+ है एंड OH- है। ये तो देखो, अब इतने सारे आपके अगर स्पेसीज होंगे, कैसे पता चलेगा कि आपके कैथोड में कौन जाएगा, एनोड में कौन जाएगा। अब देखो बेटा, और एक चीज यहाँ पे, फॉर इलेक्ट्रोड वी हैव टेकन कार्बन ग्राफाइट रॉड बिकॉज़ इट इज इनॉट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मैंने बोला बेटा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड को आप इनॉट इलेक्ट्रोड बोल सकते हो क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जितने भी स्पेसीज है ना बेटा, वहां पे देखो दिखाया गया है, इस स्पेसीज को वहां पे दिखाया गया। देखते हैं बेटा, आपका इस इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करेंगे, ऐसे करेंगे aqueous NaCl का, और हमने ये कौन सा रॉड लिया है बेटा, आपने यहाँ पे ग्राफाइट रॉड लिया है जो कि इनॉट इलेक्ट्रोड। तो देखते हैं बेटा कैथोड एनोड में कौन सा प्रोडक्ट आपका फेल होगा। तो आज के बाद याद रखना बेटा, अगर आपने इस चीजों को अच्छे से सुन लिया ना बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में और उसके बाद जो फर्नेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो आपने देखा कि जब आपने aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो आपको कौन कौन सा स्पेसीज आपके सामने आते हैं, कुछ आयन आते हैं, साथ में पानी आता है, आयन आते हैं, साथ में पानी आता है। अब देखो बेटा, पहले कैथोड में रिएक्शन क्या होगा ना, कैथोड में आपको 2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब देखो, कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड फॉर रिडक्शन देयर आर 2 possibilities that can happen, either Na+ can reduce
और H2O का रिड्यूस होंगे, सी बात है बेटा। अब Na+ और H2O अगर रिडक्शन करेंगे, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। अब देखो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल पानी का ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा पानी यहाँ पे आ सकता है। मैंने ना लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जब पानी का रिडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो आपको याद रखना था, टेक्निक भी बताया था। एक्चुअली पानी का H+ का रिडक्शन होता है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। बट आपसे तो पता है बेटा H2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हाइड्रोजन नाम का तो कुछ होता नहीं, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पानी है तो यहाँ पे तुम OH माइनस R करो, क्योंकि ये दोनों मिलके ही आपके 2 पानी बनेंगे। और अगर यहाँ पे 2 OH माइनस R किया तो यहाँ पे भी 2 OH माइनस R करो, यही आपका वो रिएक्शन होगा बेटा। 2H4 देखो इधर देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन gives you H2 plus OH माइनस। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आयन होगा तो उस फॉर्म में ही 4, इसमें तो कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं, और H2 गैसियस फॉर्म में होगा। चलो तो ये तो छोटी सी चीज मैंने आपके सामने शेयर किया था बेटा, इस सब चीज को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो रिडक्शन इन दोनों का हो सकता है, पर ज्यादा चांसेस किसका है बेटा, आपका पानी का, मतलब पानी का रिडक्शन होने का चांसेस ज्यादा, क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव है जिसका कम उसका वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पे आपने देखा बिग बॉस क्या बोलते हैं, बिग बॉस बोलते हैं सिर्फ अगर aqueous NaCl का रिडक्शन, aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो रिडक्शन में ना बेटा Na+ भी आ सकता है और H2O भी रिड्यूस हो सकता है, मतलब दोनों में, मतलब ये रिएक्शन भी हो सकता है जब Na+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम बनाएगा, या फिर ये रिएक्शन हो सकता है जो मैंने वहां पे लिखा था, वो H2O दो की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा अलॉन्ग विद OH-। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक कैथोड में किसका गवर्नमेंट, जब aqueous NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं से एनोड में कौन होगा, फिर एनोड में तो 2 रिएक्शन हो सकते हैं। तो आपका तो एक आपका ये आएगा जो कि आप देखिए सर आपका Cl- और साथ में कंपटीशन में पानी आएगा। पानी का जो ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा उतना अच्छे से नहीं होता इन कंपैरिजन टू Cl-, मतलब Cl- का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जो थोड़ा ज्यादा होता है बेटा। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, सो ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस O2 should takes place at anode। वो देखो बेटा जब पानी का कंपटीशन Cl- के साथ होता है तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली आपका Cl- जितना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्या है इसमें क्या लिखा है, बॉस में लिखा है कि Cl- का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम है, पर पानी डिपोजिट होना चाहिए ना सर, बट ऐसा नहीं हो। तो देखो क्यों, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Cl2 इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। बच्चा बोलेगा सर ये कैसे हो गए, आपने तो ट्रिक में बताया था कि अगर आपका Cl- और पानी कंपटीशन में आएंगे तो Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, पानी का ज्यादा, तो पानी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। पर एक्चुअली तो बात तो ये बहुत तो बोल रहे हैं कि सर Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पानी के कंपैरिजन में कम है, तो पानी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए। पर सच्चाई ये है बेटा कि पानी का यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा the rate of oxidation of water is very slow। तो सच बात तो यही है बेटा कि पानी का जो ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, तो इसलिए इसका रेट बहुत स्लो होता है। क्या करना है, उसका रेट बढ़ाने के लिए आपने किया क्या बेटा, आपने ओवर वोल्टेज अप्लाई किया, ओवर पोटेंशियल अप्लाई किया। जब ओवर वोल्टेज ओवर पोटेंशियल अप्लाई करोगे ना बेटा तो उस ओवर वोल्टेज की वजह से इस Cl- का ऑक्सीडेशन होगा और आपका ये Cl2 का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी आपको आज के aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाएगा तो बोलना कि सर कैथोड में आइदर आप वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर Na+ का ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ज्यादा फिजिबल बोलेगा तो ऑब्वियसली सर पानी का ही रिडक्शन होगा। आपको कैथोड में पानी का ही रिडक्शन होगा क्योंकि पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल अगर कंपेयर करें तो पानी का ज्यादा होगा, तो इसलिए पानी का आपका रिडक्शन हो गया। बट ऑक्सीडेशन की बात आएगा बेटा क्लियर कट विनर आपका Cl- होगा। हालांकि पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है पर उसका ऑक्सीडेशन उतना जोर काइनेटिकली उतना स्टेबल नहीं होता, उतना फास्ट नहीं होता। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे ये देखने के लिए कि भाई ऑक्सीडेशन हो जाए पानी, तो तब क्या होता है, जो Cl- होता है ना बेटा ये और ज्यादा फिजिबल हो जाता है। पानी जितना जल्दी एनोड में जाके ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेगा उससे और ज्यादा आपका Cl- लिबरेट करा देता है।
तो यही होता है कंसेप्ट बेटा आपके aqueous NaCl का। तो aqueous NaCl में बेटा कैथोड में कौन सा आएगा बेटा, एनोड में कौन सा आएगा बेटा, ये मैंने आपको ध्यान से देखा, बहुत समझाया। और आपको करना क्या है बेटा, इसी चीज पर अच्छे से फोकस करना है। अब देखो बेटा और स्टार्ट करते हैं बेटा, ये आपने कंसेंट्रेटेड aqueous ले लिया। देखो बेटा वो aqueous ले लिया, एक कंसेंट्रेटेड aqueous ले लिया। और कंसेंट्रेटेड aqueous में क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेटेड aqueous सॉल्यूशन लेंगे ना बेटा, तब क्या होता है ना, कैथोड में ये रिएक्शन होता है। सर क्यों, क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज्यादा होता है और एनोड में ये रिएक्शन होता है। हजार बार बोला कि Cl- जब भी और वोल्टेज अप्लाई करोगे तो Cl- आपका एनोड में जाएगा और क्लोरीन गैस का लिबरेशन होगा। सिर्फ क्वेश्चन से लिया था तो चांसेस ये आया था कि कैथोड में पानी का भी रिडक्शन हो सकता है, Na+ का भी रिडक्शन हो सकता है और और एनोड में Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। और जब आप कंसेंट्रेटेड को सॉल्यूशन लोगे, कंसेंट्रेटेड aqueous का मतलब जहाँ पे पानी का मात्रा थोड़ा कम हो जाता है, तो वहां पे आपका पानी का आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है और एनोड में आपका Cl- का ऑक्सीडेशन होता है। और भी एक मैं बहुत बढ़िया चीज आपको बोलने वाला हूँ, अगर कभी भी सीएनएसी के एग्जाम में बेटा आपको सिर्फ aqueous NaCl का क्वेश्चन आया तो समझ लो ये कंसेंट्रेटेड aqueous का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी मत सोचना कि ये डायल्यूट वाला होने वाला है। कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl में जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा, वही प्रोडक्ट आपको aqueous NaCl के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मतलब सिर्फ अगर एग्जाम में aqueous NaCl जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था बेटा सीबीएसई। अब ये तो भाई चीज, अगर डायल्यूट NaCl डायल्यूट aqueous का अरे डायल्यूट का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा पानी होता है तो बच्चा बोलेगा सर कैथोड में तो यही रिएक्शन होने वाला है ना सर, बिल्कुल कैथोड में यही रिएक्शन होने वाला है। तो सर क्या एनोड में इस बार Cl- नहीं जाएगा? अब देखते हैं बेटा, क्योंकि मैंने तो बोला कि बहुत सारा पानी दे दिया। जब हम बहुत सारा पानी दे देते हो ना बेटा तो एनोड में Cl- को कंपीट करने ज्यादा पानी पहुंच जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के आसपास आपको Cl- ज्यादा नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रोड के आसपास आपको पानी ज्यादा मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पे एवरी पॉसिबिलिटीज, अगर डायल्यूट aqueous NaCl आप लेते हो तो पानी का रिडक्शन तो होता है, पर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पानी का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। देखते हैं बेटा बिग बॉस क्या बोलते हैं। In case of dilute aqueous NaCl, there is no or little Cl- in the vicinity of electrode as solution. The solution is diluted either the amount of water is more. तो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ पानी हो जाता है और ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होता है, क्योंकि Cl- की कंपैरिजन में पानी बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे बार बार आपको ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने डायल्यूट aqueous NaCl का न्यूट्रलाइसिस किया 100% बेटा आपको वहां पे पानी का मात्रा Cl- की कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा नियर द इलेक्ट्रोड, तो इसलिए पानी का ऑक्सीडेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपने क्या सीखा बेटा, अगर मैंने सिर्फ aqueous NaCl का न्यूट्रलाइसिस किया तो आपका कैथोड में सोडियम Na+ का भी डिस्चार्ज हो सकता है, Na+ भी कैथोड तक जा सकता है, पानी में जा सकता है। हालांकि चांसेस आपका Na+ पानी का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू Na+ और एनोड में Cl- का। जब कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl कर दिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बेटा, पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो पानी आपका जाएगा कैथोड की तरफ, और बेटा Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो Cl- जाएगा एनोड की तरफ। और जब आपने डायल्यूट aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो पानी का तो रिडक्शन होगा, साथ में पानी का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इसी चीज, और यहाँ पे बिग बॉस ने लिखा द कंसेंट्रेशन ऑफ Cl- इज लो एज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन फेवर टू गिव ऑक्सीजन गैस। क्योंकि यही कंसेप्ट के साथ बेटा हम लोग आगे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे लिखा है, एक चीज को थोड़ा समराइज करके लिखा है। क्या लिखा है ना सर, अगर आपने एक छोटी चीज को समराइज किया, कौन सा चीज, अगर आपने पीएच के बारे में क्वेश्चन आया तो पीएच इंडिपेंडेंसी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, अगर पीएच के डिपेंडेंसी के क्वेश्चन पूछा जो कि सीबीएसई में बार आपको पूछ रहा है, तो इस चीज को समराइज करके बिग बॉस ने यहाँ पे एक चीज लिखा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा बेटा। देखो अगर मैंने डायल्यूट aqueous NaCl लिया, आपने डायल्यूट aqueous NaCl लिया तो आपने देखा कि कैथोड में वही रिएक्शन है, जब इस कैथोड में ऑक्सीजन आपका पानी का रिडक्शन हो रहा है और एनोड में पानी का ही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब पानी का रिडक्शन होता रहा तो आपने देखा कि H+ का लिबरेशन होता है, और बेटा आपने देखा कि पानी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो OH- का लिबरेशन होता है।
तो इसका मतलब क्या है बेटा, तो आपको यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस दोनों प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। जब दोनों प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा तो वेट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ऑक्सीडेशन में आपने क्या देखा बेटा, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है पानी का। अब देखो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे H प्लस का जनरेशन होता हुआ आपको देखा। अब रिडक्शन 2 मिनट पहले सिखा था, वहां पे राइट साइड में आपका OH माइनस था, तो आपने देखा कि सर OH प्लस भी निकल रहा है, OH माइनस में निकल रहा है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर आपने डायोड aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, आपका pH में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिली। बट बेटा अगर आपने कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्योंकि नॉर्मल होता, तो कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl में आपने बोला कि सर पानी जाएगा कैथोड की तरफ, और जब पानी आपका कैथोड की तरफ जाता है तो कौन सा चीज आपका होता है बेटा, ना आपने देखा कि OH माइनस का लिबरेशन होता है, और पानी जब एनोड, और जब आपका एनोड की बात करते हैं तो Cl माइनस जाएगा, यहाँ पे तो पानी नहीं जाता ना बेटा, तो Cl माइनस का कोई कुछ मतलब होता है क्या, क्योंकि pH तो H प्लस OH माइनस की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिखा ना, यहाँ पे H2 रिड्यूस होता है, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होता है, तो रिडक्शन से OH माइनस का जनरेशन होता है, और OH माइनस का जनरेशन जब होता है ना बेटा, तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाता है, pH of the solution इंक्रीज कर जाता है। So the increase in pH is an indicator that the overall reaction is progress. तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है कि नहीं, किसका, डायोड aqueous NaCl या फिर कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl का, तो अगर डायोड aqueous NaCl का मैं बोलूं भाई क्या रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन के साथ आपका pH में कोई परिवर्तन नहीं दिखा तो समझ लो डायोड aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। अगर समय लेना तो आपने देखा कि pH बढ़ रहा है, तो समझ लो कि कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl का आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और एक बात बोलो बेटा, कंसेंट्रेटेड aqueous NaCl और सिर्फ aqueous NaCl दोनों सेम बराबर होते हैं। ओके बेटा, इसमें कंफ्यूजन ना होना कि सर आपने डायोड का क्यों नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ aqueous NaCl का क्यों नहीं बोला बेटा, सेम सेम चीज। ओके ओके, सिंपल सी बात। अब जो तीसरा फैक्टर है बेटा, वो है नेचर ऑफ फ्लोर। आपने देखा कि अलग अलग टाइप का आपने सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, तब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे अलग अलग हुआ, आपने देखा pH डिपेंडेंस। अब तीसरा फैक्टर देखो बेटा, इसको कटशन करके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, वो इलेक्ट्रोड के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रोड कैसे डिफाइन करेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोड डिसाइड करता है क्या, सर बिल्कुल करता है ना बेटा। अब इलेक्ट्रोड क्या है आपको तो पता है, जो मेटल रॉड्स होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोड बोलते हो, मतलब जिनके ऊपर आपका डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का। पहले ना मैं इनॉट इलेक्ट्रोड लेता हूँ, सर इनॉट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि मैंने बोला था बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो या फिर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड हो, ये सब पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो the electrode which itself is not involved in the redox reaction is called inert electrode। और बेटा ये आपको ना वो कहीं पे भी देख लो आपको इनर इलेक्ट्रोड मिल जाएंगे। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, वहां पे आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड को देखा, जैसे कि डैनियल सेल में। मतलब क्या, वो जिंक का ऑक्सीडेशन फिर कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके रिडक्शन। मतलब क्या, वो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, जहां पे आपका जो इलेक्ट्रोड आप लेते हो वो पार्टिसिपेट नहीं करते, उन इलेक्ट्रोड को आप इनॉट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, the electrode itself is not involved in the redox reaction of the cell, उन्हीं को बोलते हो inert electrode। अब ध्यान से देखिए, inert material conduct transfer of electrons in the cell but cannot take part in the half reaction। बच्चा बोलेगा तो फिर अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो उसको रखने का मतलब क्या, भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो है इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो आपको फिर डिस्चार्ज कैसे होगा, सब ठीक कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैसे होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इन सब सेल रिएक्शन your reactants or products are capable of absorbing an electrode। तो यहाँ पे ना बेटा, तो आपका कोई रिएक्टेंट जो भी हो या फिर प्रोडक्ट जो भी फॉर्मेशन हो, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है बेटा, जो आपको सीखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका देंगे, देखो जेरन एंड SHC सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बेटा
यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्ञान को आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है। यहाँ पे देखो बेटा एक प्लैटिनम आपका फॉइल रखा है, ओके, और यहाँ पे देखो मैंने सिंपल तरीके से एक जिंक का रॉड रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, तो यहाँ पे सर जिंक का रॉड इन्वॉल्व नहीं होता है क्या सर? वो जिंक का जो रॉड है, क्या वो जिंक का रॉड आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता? तो बोल रहे कि डैनियल सेल में करता नहीं बेटा। यहाँ पे जिंक का रॉड रखा है सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। देखो क्या लिखा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में only H cross और H2 गैस इज इन्वॉल्व एंड फॉर्म्स अ हाफ शेल। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या करता है ना, so for the purpose of this flow of electron we have to take the help of a zinc electrode। बस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर H2 या फिर हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट कैसे होगा सर्किट? सेल कैसे बनाना है बेटा, इसमें कैसे बनाएंगे? तो इसलिए बेटा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, जिंक का हेल्प लिया। इसका मतलब यह नहीं कि कोई रिएक्शन में जिंक का पार्टिसिपेट करेगा, जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, जहां पे आप जिंक को इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में आप लेते हो। ओके बेटा, उसके बाद देखो बेटा इलेक्ट्रोड में आपका दूसरा है कंसेंट्रेशन सेल। अब ये जो कंसेंट्रेशन है सेल है ना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो यूज्ड इन द कंसेंट्रेशन सेल composed of two half cells with the same electrode but differ in their concentration or pressure. The cell can be represented as follows। इस चीज को अच्छे से फोकस करो बेटा, इस चीज को अच्छे से फोकस करो बेटा। इस चीज में आप देखो बेटा, ये जो सेल रिएक्शन आपने लिखा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों की अब बात है कि सर कंसेंट्रेशन सेल क्या होता है? कंसेंट्रेशन सेल का मतलब होता है जब दो आपको ऐसे सेल लेना होता है, हाफ सेल लेना होता है, जहां पे आपको मेटेरियल सेल लेना पड़ता है। ओके, अब देखो ना, मैंने जिंक लिया, ये भी जिंक है, तो यहाँ पे मैंने भी जिंक सल्फेट लिया, ये भी जिंक सल्फेट ही लूंगा, ये भी जिंक सल्फेट ही लूंगा। सो मतलब इन पूरे चीजों में ना बेटा आपको मेटेरियल आपका सेम है, तो सर अलग क्या है सर? कंसेंट्रेशन। मतलब अगर यहाँ पे जो मैंने जेडेनिसोफोर रखा, इसका कंसेंट्रेशन को अगर मैं C1 बोलूं तो इसका कंसेंट्रेशन को मैं C2 बोलूंगा। और बेटा बीच में हमने क्या डाला है, एक सॉल्ट बीच डाल। अब बेटा ये जो सेल है ना बेटा, इसको कंसेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो पूरा मेटेरियल आपका सेम है, अगर डिफर कर रहा है तो कहाँ कर रहा है बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ सेल में डिफर कर रहा है, मेटेरियल सेम है, डिफर कर रहा है कंसेंट्रेशन में। तो ये ना, ये जो कंसेंट्रेशन सेल है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे देखो बेटा, इसमें ना सॉलिड को यूज करते हो, सॉलिड को यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा एनोड में कौन सा रिएक्शन, आप क्या बोलोगे? एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड में आपका जिंक सॉलिड जो है ना सर, वो Zn2+ में कन्वर्ट होगा, Zn2+ aqueous में कन्वर्ट होगा। हाँ बिल्कुल, बेटा ये तो Zn2+ का जो कंसेंट्रेशन है वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा C1। अब कोई बोलेगा कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा? Zn2+ will be converted to Zn। ये भी आपका aqueous, ये आपका सॉलिड। डिफरेंस क्या है बेटा? इसका कंसेंट्रेशन आपका C2M, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा C1N या C2M। मतलब यही आपका सेल रिएक्शन होगा। और बेटा अगर दोनों को आर कर देंगे तो आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। सर देखो बेटा, ये जिंक जिंक तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो मिलेगा बेटा Zn2+ आपका C2 मोलर will be converted to Zn2+ C1 मोलर। ये जो हमने दिखाया ना अभी, यही आपका जानते हो क्या है बेटा? यही आपका कंसेंट्रेशन सेल का कंसेप्ट है। पर बेटा हमेशा ये कंसेंट्रेशन सेल में ना आप सॉलिड को नहीं ले, सर यहाँ तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको इनोफ के बारे में बात कर रहे थे, पर कभी कभी गैसियस भी लेना पड़ता है। आप 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी ले सकते हो, तो वहां पे डिफर क्या होगा सर? सर अगर जैसे कि यहाँ पे आपने लिया, आपने 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, ये देखो, ये जैसे मैंने देखो, ये सपोज मैंने ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया। ओके बेटा, अब देखो ये सपोज बेटा यहाँ पे डिफर क्या होगा सर? देखो यहाँ पे भी आपको 1 मोलर कंसेंट्रेशन 1 मोलर लेना है, चेंजेस नहीं। और यहाँ पे डिफर होगा बेटा इसका प्रेशर। अगर ये 1 atm है तो ये 2 atm होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा।
और एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कैसे रिएक्शन लिखना है बेटा? ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। और एनोड में कैसे, कैथोड में कैसे रिएक्शन लिखना है बेटा? ये देखो बेटा आपका रिडक्शन का रिएक्शन। यहाँ पे देखो बेटा आपको लिखना है, इसको आपको से लिखना है। अब देखो इसके साइड में लिखो P180 हाइड्रोजन गैस का, इसका P280। तो ये ना बेटा इन दोनों को आर अगर दो आपको सही रिएक्शन मिलेगा। या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है इसका कुछ लेना देना है क्या बेटा? नहीं। चलो आपको यहाँ तो है, हाँ ये सॉलिड का इलेक्ट्रॉन, गैसियस इलेक्ट्रॉन। इसलिए तो बिग बॉस ने क्या लिखा देखो बेटा, ये देखो एग्जाम्पल, ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जो कि सेल भी लिख सकते हो, H+ भी लिख सकते हो, डरने की जरूरत नहीं। और ये बेटा रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है बेटा कि आपका H+ आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। आप ऐसे लिख सकते हो H+ इज कन्वर्टेड टू H+ aqueous इज कन्वर्टेड टू H2 और गैस, और यहाँ पे लिख सकते हो P2। ओके, यहाँ पे लिखो P1, यहाँ पे लिखो P, देखो यहाँ पे P180, यहाँ पे लिखो P280। तो इससे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने लिखा देखो एनोड में देखो कौन सा रिएक्शन, कैथोड में देखो कौन सा रिएक्शन। देखो वही मैंने वहां पे लिखा है, देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कोई लेना देना नहीं। इसलिए बेटा ये वो सब रिएक्शंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिन सब रिएक्शन है आपको कंसेंट्रेशन सेल जिसको बोलते हैं, मतलब जहां पे दोनों मेटेरियल सेम होते हैं, दोनों हाफ सेल डिफर क्या करते हैं उनकी कंसेंट्रेशन पे। अगर बेटा अगर वो सॉलिड लिक्विड होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे, तो वहां पे क्या होगा बेटा, आपको कंसेंट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा। बट अगर आपकी गैसियस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, आपको पार्शियल प्रेशर का आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये होता है कंडक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपका क्या है बेटा, आपका न्यूट्रल है या फिर इनर्ट है। अब देखो देखो वही सेम चीज बेटा, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड लिखोगे तो आंख बंद करके, अगर कंसेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड आपका सॉलिड में हो सकते हैं, मैंने जिंक का बताया, गैस हो सकते हैं, हम गैस हो सकते हैं बेटा। तो आपने देखा चाहे सेल -H+ हो या फिर कोई हो, गैसियस इलेक्ट्रोड जब होगे तो आपको कभी भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड का पार्टिसिपेशन रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कंसेप्ट है बेटा आपके इलेक्ट्रोड का। ओके, बट बेटा अगर आपका एक्टिव हुआ, जैसे कि बैक आपको पता है बेटा डैनियल सेल में, ये तो आपको वास्तव में बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। जब डैनियल सेल में ऐसे होता है ना बेटा, जब डैनियल सेल में यूज करते हो तो आपको पता है जिंक आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu2+ आपके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या ना, आपको इसका मतलब है बेटा कि आपको ना यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो the electrons in which species themselves are the components of the half reaction। देखो जिंक में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे कॉपर भी कंपोनेंट है, फिर रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए बेटा ये सभी को आप एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हो, कॉपर हो, जिंक हो, Ag हो, Nc हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या है बेटा, जिंक आपका एनोड और कॉपर आपका कैथोड। तो ये आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा देखो बेटा खुद देख लो। अब जिंक आपका क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, Cu2+ का रिडक्शन। ओके, और यहाँ पे आपके दोनों केसेस में आप देख सकते हो बेटा आपके इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना बेटा, यहाँ पे जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। ओके ओके मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पे आपको फिर से कंसेंट्रेशन करके आपको रिप्रेजेंट करके रख दिया बेटा। इस चीज को फिर से एक बार आप देख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, मतलब किसी के भी मिस्टेक हुआ है बेटा, इस चीज को पहले वाले में पढ़ना। ओके बेटा, चल आगे चलता हूँ बेटा। ये इन्होंने ऑर्डर वाला था। ओके बेटा, चल अब एक बेटा सेम चीज यहाँ पे बार बार जो हमने पढ़ा उसको शॉर्ट में रख के रखा है बेटा, आप उसको घर में जाके थोड़ा इसको सॉल्व करो बेटा। देखो सेम चीज बेटा सबकी जैसे हमने सिखाया। अब एक बहुत बढ़िया चीज आप देखो बेटा, वही फोसेनेशियल का अगर मॉलिक्यूलर याद क्या समझोगे सर, देखिए ना सर, हमें देखिए चीज बताइए। फोसेनेशियल में आपने बोला कैथोड में ये रिएक्शन भी हो सकता है, आपने जैसे बताया
इसको मैं H2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इसमें 2 OH माइनस ऐड कर देता हूँ, इसको भी 2 OH माइनस ऐड कर देता हूँ। तो ये आपका 2 पानी का मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 OH माइनस होगा, और Na प्लस भी जा सकता है आपने बोला, क्योंकि एक्वस NaCl सिर्फ दिया है कंसंट्रेटेड एक्वस, हालांकि H2O ही आपका कैथोड में जाएगा। और दोनों रिएक्शन का फिजिबिलिटी होता है जब आप एक्वस NaCl कंसंट्रेटेड लेते हो। अगर कंसंट्रेटेड मैंने ले लिया, देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिया, तो बस इसी पर ज्यादा फोकस करना है, यही आपका जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, क्योंकि इसी का रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन में आपको सोचना ही नहीं है बेटा, आपका Cl माइनस आपका Cl2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला चलो ठीक है सर, तो आपको ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा एनोड फ्लेम पर। मुद्दा क्या है बेटा, एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्या बोलता है ना, तो जब इन सोडियम के बारे में सोचोगे तो फिर क्या की तरफ जा सकता है। देखो प्रायोरिटी इससे ज्यादा, क्योंकि पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Na प्लस से ज्यादा है, पर ऐसे भी तो हो सकता है कि Na प्लस आपका ऑक्सीजन कर जाएगा, Na प्लस भी जाएगा, पर हम करेंगे क्या बेटा, करना क्या है ना सर। जब आपका सोडियम का फॉर्मेशन हो, अगर अपने लेट में भी फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पे और एक चीज होता है सर, क्या, तो जो सोडियम है ना, ये मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करके इसके साथ एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या जानते हो बेटा, सोडियम अमालगम। और जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है ना बेटा, तो एनर्जी निकलता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो कि थर्मोडायनामिकली फिजिबल होता है। कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी निकल रहा है, मतलब एनर्जी घट रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के कारण आप जो सोच रहे हो अभी तक कि सर कैथोड में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl में तो हाइड्रोजन ही आपको आना चाहिए और क्लोरीन आपका एनोड में आना चाहिए, बट यहाँ पे जो सोडियम प्लस का माइग्रेशन होगा, वो सोडियम प्लस के बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा कैथोड के साथ, जो कि इलेक्ट्रोड आपने मॉलिक्यूल लेके रखा है। तो इसीलिए आपका ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, सोडियम अमालगम का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो देखो बेटा, बिग ने वही लिखा है, एनोड में आपका Cl2 का फॉर्मेशन हुआ और कैथोड में आपका सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सोडियम है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जो कि एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। और इसी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये आपका बहुत स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए कैथोड में आपका सोडियम अमालगम का, इसको अमालगम बोलते हैं, अमालगम, सोडियम अमालगम का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसी कंसेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए, सोडियम अमालगम का फॉर्मेशन। चलो बेटा, ये था आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, अगर मैंने आपको से लिया, ओके, अब देखो बेटा, वो सिल्वर इलेक्ट्रोड, अब सुनो ना बेटा, अब सिल्वर इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, जैसे अभी लोग ने बोला कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ना सर, पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर, तो फिर इसी का आपने ले लिया। अब सुनो बेटा, क्या बोल, ये रिएक्शन हो सकता है, हाँ बिल्कुल सर, एनोड में ये रिएक्शन हो सकता है, हाँ बिल्कुल सर, ये रिएक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल सर। अब तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये तो तीनों आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ध्यान से देख रहे हैं बेटा कि आपको यहाँ पे कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा फिजिबल होता हुआ दिखेगा, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रोड नहीं, TRT इलेक्ट्रोड है। तो देखो बेटा, आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करके रखा, तो कैथोड में पहले देख लेते हैं। ओबीसी सर ये आएगा, कैथोड में इसका ऑक्सीजन रिडक्शन होगा या फिर इसका रिडक्शन होगा या फिर Na प्लस का रिडक्शन होगा, क्योंकि मैंने बोला है ना बेटा, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, तो Na प्लस का रिडक्शन तो होगा ही होगा। पर बात ये है सर, इसमें करना क्या है, तो ध्यान से देखो, आपका रिडक्शन पोटेंशियल किसका यहाँ पे ज्यादा और वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल भी Ag+ का सबसे ज्यादा, दैट इज दिस वन, तो उसी का हो जाएगा रिडक्शन। तो प्रोडक्ट का कैथोड में ये फॉर्मेशन होगा। और नीचे अगर पीछे देखेंगे बेटा, पीछे अगर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसी का ही ज्यादा, नेगेटिव का वैल्यू जितना कम वैल्यू उतना ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन भी उसी का ही होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने एक्वस NaCl का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया और बेटा आपने कोई इलेक्ट्रोड ले लिया, आपकी मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनॉट मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आपका प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, ये आपने अच्छे से देख लिया। तो आपको एनोड में भी यही रिएक्शन देखने को मिले कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा, और कैथोड में भी यही रिएक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब तीनों रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो Ag प्लस से Ag बहुत इजीली कंपाउंड फ्रॉम Ag प्लस से Ag कन्वर्जन होगा। सो कैथोड में आपका यही रिएक्शन देखने को मिलेगा। ओके बेटा, अवश्य। अब इसका एप्लीकेशन देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का, देखो बेटा कोई बड़ी बात तो नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है बेटा ना सर, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका सर माइग्रेशन होता है चार्ज का और सर वहां पे डिस्चार्ज होता है। पर होता क्या है ना बेटा, कभी कभी इस तरह एप्लीकेशन जिसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब बोला जाता है, तो उसमें होता क्या है, तो कोई सिंपल सा कंसेप्ट देखो बेटा, यहाँ पे एक इम्प्योर मेटल लिया जाता है, एक प्योर मेटल लिया जाता है। अब देखो ये सपोज आपका इम्प्योर मेटल है और ये वाला आपका प्योर मेटल है, कॉपर। देखो ये प्योर कॉपर आपने लिया क्या, और उसका सॉल्यूशन भी आपको कॉपर सल्फेट लेना है। ऑब्वियसली बात है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर देखो बेटा जो इम्प्योर मेटल है उसको किसी को आपने एनोड के फॉर्म में, और उसी प्योर मेटल, जिस इम्प्योर मेटल की आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, उसका प्योर फॉर्म आपने कैथोड में लगाया है। तो क्या होता है बेटा, ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो the electrolytic cell is used for the purification of impure metals from their ores. Then the process is known as electro-refining or electroplating. अब देखो purification of copper, आपने impure copper लिया एनोड की तरह और आप इसको कैथोड में डिपोजिट किया, जो कि आपका एक प्योर मेटल आपने लिया। सर कैसे होगा ये, सिंपल सी बात है बेटा भाई, इसमें क्या है, कॉपर आपका कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यही कॉपर 2+ जब इधर आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। और फिर यहाँ से जो कॉपर देखो यहाँ पे कॉपर निकाल के CO2+ हो रहा है ना बेटा, तो जो कॉपर निकल रहा है तो कॉपर का यहाँ पे देखो ये थोड़ा पतला हो गया, देखो कैसे पतला, और यहाँ पे नीचे आपका ऐसे छोटा सा एक टी पार का टी से दिखेगा, तो उसको बोलते एनोड मड। एनोड मड क्यों, क्योंकि एनोड से आपका ये फ्लो हो रहा है, एनोड मड जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनोड मड। तो आपने क्या किया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या फिर रिफाइनिंग में, आपने 2 इलेक्ट्रोड लिया, इम्प्योर को एनोड, उसी की प्योर फॉर्म को क्या और इलेक्ट्रोलाइट उसी का लोगे, कॉपर सल्फेट को लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो CO2+ हुआ और ये CO2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हुआ। सिंपल सी बात है भाई। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, क्या बनेगा, ये कॉपर बनेगा। कॉपर बन के क्या होगा ना, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा और फिर ये पतला हो गया, ये मोटा होता गया, ये मोटा फॉर्म प्योर फॉर्म कि पतला फॉर्म तो पतला होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि सर इसमें जो एक कॉपर जब जा रहा है ना सर, तो और जा रहा है ना, तो पतला होता जाएगा और इम्प्योरिटी को नीचे छोड़ रहा है, किसी की इम्प्योरिटी ऊपर रहेंगे उनको सॉल्युबल हो जाएंगे और वो इनसॉल्युबल नीचे बैठ जाएंगे, जिसको एनोड मड बोलते हो। तो यही कंसेप्ट है बेटा किसका, ना आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का, एप्लीकेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर मैं बोलूं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के कहाँ पे यूज होता है, अब देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस यूज टू चार्ज द बैटरी। कौन बेटा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आपका डायनियल सेल, जो गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए तो ऑब्वियसली आपने इलेक्ट्रोलाइसिस को ही यूज करना पड़ेगा। और टू ऑब्टेन एन प्योर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और हैलाइड, और अगर आपको प्योर एलिमेंट ऑक्साइड हो या फिर हैलाइड ओर हो,
और आपको उसमें प्योर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे? सपोज़ मुझे मैंने आपका A2O3 इसका इलेक्ट्रोलाइसिस मुझे करना है, तो क्या होगा बेटा? Al3 प्लस 3O2 माइनस। अब यहाँ से आपने किया क्या बेटा? लक्षण इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो आपको 2 एल्यूमीनियम मिल जाएंगे जो कि एक प्योर एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ही तो पॉसिबल है ना बेटा ये सब। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता तो कैसे होता? तो इसीलिए बेटा ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अब आन देखो, of the amount of material released and produced depends on the balanced chemical equation and the moles of electron transfer। ये देखो धीरे-धीरे इंडिकेट कर रहा है बेटा टुवर्ड फैराडेस लॉ। अब फैराडेस लॉ क्या है? मैं आपको पहले अपने तरफ से अच्छे से बताऊंगा बेटा, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। अब देखो बेटा, सपोज CO2 पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बन गया, बिल्कुल। इफ इन द अबव रिएक्शन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, that is 1 mole of copper is formed, that 2 moles of electrons are being used, that is this much coulomb of charge is required। ये सभी चीजें बेटा आपको मैं बहुत आसानी से एक लाइन पे बताता हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग 1 फैराडे बोल सकते हैं, दैट इज 96500 कूलम। अब देखो बेटा, 1 मोल का कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, इसके लिए आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज किया। 1 मोल की कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 फैराडे हो गया। सिंपल से कंसेप्ट है बेटा। तो इसीलिए अब बिफोर गोइंग टू फैराडेस लॉ, आपके सामने ना ये एक प्रस्तुत कर रहा है, एक मैदान प्रस्तुत कर रहा है, उसी मैदान को देखना है बेटा और कुछ नहीं। ओके बेटा, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हैव ए गुड डे, थैंक यू।